नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में। इस शो में हम आपको मिलवाते हैं वैसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने जिंदगी में बेइंतहा कामयाबी को हासिल करा है। आज भी हम वैसी शख्सियतों में से एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने महज 23 वर्ष की उम्र में जिस कामयाबी को हासिल करा है, उस कामयाबी, उस बुलंदी पर पहुंचना भी कितनों के लिए सपना रह जाता है। जहां महज 22-23 वर्ष की उम्र में एक लड़का यह सोच रहा होता है कि हमें अपने जिंदगी में क्या करना है। हमारे साथ वो मेहमान आज मौजूद हैं जिन्होंने महज 23 वर्ष की उम्र में यूट्यूब पे अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो चलिए आज के इस शो में अपने आज के गेस्ट को इनवाइट करते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मनीष वर्मा सर हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मनीष वर्मा सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर। टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर फर्स्ट टाइम कहीं इंटरव्यू देने आया हूँ मैं, तो मुझे एक ड्रीम सा लग रहा है ये, और लग नहीं रहा कि सच में कि सर आप मेरे सामने बैठे हुए। सर बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए सर। दैट्स ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शो, ये इवेंट जो है आपकी ज़िंदगी का एक यादगार पलों में जुड़ने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए पहला इंटरव्यू होने वाला है। आप जीवन में कहीं भी जाएंगे, क्योंकि इतना मुझे विश्वास है कि आपने जिस तरीके से लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन करा है, आपको आने वाले समय में और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बुलाया जाने वाला है। और ये आपकी शुरुआत है जहाँ से आपने अपनी जर्नी को शेयर करना शुरू करा है। तो निसंदेह ये आपके लिए यादगार क्षणों में है, और हम लोगों के लिए प्रिविलेज है कि यस, इस शो में आकर के आपके लिए ये पल आपके ज़िंदगी में जुड़ पाया। सर शुरुआत करना चाहेंगे सीधे सीधे, हम क्वेश्चंस पे आपको लेके चलते हैं। जैसे जिस उम्र में आप अभी इतना बड़ा YouTube चैनल बना के चल रहे हैं, लगभग 3 चैनल्स मैंने देखे हैं आपके YouTube पे, और सब पे लगभग लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में फॉलोवर्स हैं। इवन मैंने देखा है कि जब बच्चे आपके पोस्ट पे कमेंट करते हैं तो वो सच में इतने शानदार होते हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक बात मेरे को बताना कि ये जो YouTube चैनल आपने शुरू करा, कब ये ख्याल आया था? ये महज 23 साल के बच्चे आज कहीं ना कहीं पार्क में घूम रहे हैं, मॉल्स में घूम रहे हैं, और आप आज उस उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं, और वो भी एजुकेशन सेगमेंट में। अगर आप एंटरटेनमेंट का कुछ कर रहे होते तो चलिए समझ में आता, लेकिन आपने एजुकेशन में एक बड़ा नाम कमाया। तो ये कब शुरू करा, ये ख्याल कैसे आया, और फिर इसके साथ की आगे की जर्नी क्या होने वाली है आपकी? जब सर मैंने क्लास 12 पास करी अपनी 2016 के अंदर, उसके बाद मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ को देखा करता था। मुझे ये लगता था कि अगर हम क्लास 12 पढ़ ही लिए हैं और पढ़ाई को ही क्यों ना कंटिन्यू करें। उसी चीज़ को देखते हुए हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। उसके बाद मुझे ये लगा कि 12th के बाद कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि नाम तो हो प्लस कुछ अर्निंग भी हो सके। पापा जी ऑटो ड्राइवर हैं, और अपने आप को सर्वाइव करना प्लस अपनी एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना, वो थोड़ा सा मेरे चैलेंजेस था वहाँ पर। तो उस टाइम मैंने पहले ये देखा कि मेरे लिए अभी क्या बेहतर हो सकता है। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे लोगों को क्या नीड है, हम वो लेकर जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वहाँ पे ये होता है कि जो चीज़ हम वहाँ पे लेकर जा रहे हैं कि पहली मार्केट में कोई है या नहीं है, तो एक डर सा बना हुआ होता था। तो मुझे लगा कि जो मेरा एजुकेशन रहा है मैं उसी सेक्टर को आगे लेकर जाऊँगा। और सोसाइटी के अंदर ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो CBSE बोर्ड, तमाम बोर्ड्स को तो जानते हैं, बट NUS बोर्ड, ग्रेजुएशन में जो ओपन से स्टडी करते हैं, उनका सच बताऊँ तो कोई माँ बाप नहीं होता। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं उनको गाइडेंस दूँ, जिनका कोई भी नहीं है, उनका ये मनीष वर्मा बने। और देखते ही देखते मैंने यूट्यूब की स्टार्टिंग कर दी उन बच्चों से जिनका अभी तक कोई भी नहीं था। उनको गाइडेंस देनी स्टार्टिंग करी, स्टार्टिंग में अपडेट्स देना, फिर उसके बाद चैनल को बना के मैंने फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते लोगों को प्यार मिला, और फॉलोवर्स आज लाखों में है सर। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। मतलब यहाँ पे जो आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि आपने सबसे पहले एक मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करा। यहाँ पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस पर्संस इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए एक बेटर सजेशन होगा कि कहीं ना कहीं जब आपको शुरुआत कर रहे होते हो, तो अगर आप बेटर तरीके से मार्केट गैप को एनालाइज कर लेते हो और उसके बाद फिर प्रोडक्ट लेके आते हो, तो उसके हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही मनीष वर्मा सर ने किया कि इन्होंने देखा कि CBSE के लिए, बिहार बोर्ड के लिए या बाकी के अलग बोर्ड्स के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ सिखा रहा है यूट्यूब पे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो NIOS बोर्ड, जो आप ओपन स्कूलिंग वगैरह की जो क्लासेस होती हैं, उसके साथ इग्नू की जो क्लासेस होती हैं, तो इसके लिए कोई भी यूट्यूब पे उस तरीके से फेमस चैनल नहीं था, या कोई भी उस तरीके से प्रयास नहीं कर रहा था इन्हें मेंटोर करने के लिए। और मनीष सर ने ये शुरुआत करा, और आज वाकई इन्होंने जो कुछ हासिल करा, इसी का परिणाम है कि इन्होंने मार्केट गैप आइडेंटिफाई करा और उस पर एक्शन लिया। सर अगला सवाल आपसे हमारा ये होने वाला है कि मुझे ये बताना कि ठीक है, यहाँ तक आपने चीज़ों को हासिल कर लिया, सब कुछ सही, लेकिन आपके उम्र में जहाँ बच्चे आप आज इधर उधर कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आज आप इस उपलब्धि पे हैं, इसके पीछे आपके बचपन का बहुत बड़ा किरदार रहा होगा। कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्टाइल, आपके माँ बाप, आपकी परवरिश, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। तो आप अपने बचपन, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, क्योंकि कल जब आप रात में हम लोग चैट कर रहे थे कि हमें शो में आना है, तो आपने मेरे को बताया भी था कि पापा ऑटो ड्राइवर हैं। आपने शेयर भी करा था मेरे को व्हाट्सएप पे, और अभी भी आप बता रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर हैं। एक और चीज़ आपने शेयर करा था कि रात के 3-3 बजे तक आप क्लासेस लेते हैं बच्चों के लिए। तो ये कैसे कर पाते हैं ये सब कुछ? जी सर, सबसे पहले तो मेरा जन्म दिल्ली के NCR यानी कि नोएडा में हुआ था। पापा जी स्टार्टिंग में गार्ड की नौकरियाँ करते थे, और तमाम नौकरी करने के बाद वो दिल्ली में सेटल हो गए। पापा जी ने काफ़ी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया। मम्मी जी हाउसवाइफ हैं, और जैसे तैसे करके पढ़ाई दिया हमें। जब 12th पास हम हो गए थे, हम 3 भाई 1 बहन है, और जो मेरा छोटा भाई है वो मेरे साथ ही काम करता है, बड़ा भाई भी जॉब करता है। उसके बाद ये लगा कि यूट्यूब तो स्टार्ट करना ही करना है, और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि कोई हम नया काम करने स्टार्ट जा रहे हैं तो क्या पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या यहाँ से कुछ मिलने वाला भी है नहीं मिलने वाला। तो कई बार पेरेंट्स भी मना करते थे, बट मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे बहुत मुझे सपोर्ट किया। दूसरी बात सर ये है कि आजकल जो बच्चे हैं जो टॉपिक पे भटक बहुत जाते हैं। जो इस टाइम की जो एज होती है, बच्चा जब 10th या 12th में, जब ग्रेजुएशन की जो एज में आता है, अगर आपने अपना पर्पस फिक्स कर रखा है कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और हिला सकता है उस जगह से। Exactly. और सबसे बड़ी बात है कि अगर लाइफ में आप जो भी करो डजेंट मैटर, बट आपका गोल फिक्स है, तो इससे आपके लाइफ में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कहूँगा मैं आप सभी से कि जो भी आप करने जा रहे हो उसको लेकर अभी से काम स्टार्ट करो। मार्केट का आप गैप देखोगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब चाहे प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, 2030 तक सर भारत के अंदर 100 करोड़ जॉब क्रिएट होने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जॉब चाहे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब दे सकती है। इसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, और ये स्किल हमें जो स्कूल्स वगैरह से और कोई बुक की किताबी ज्ञान से नहीं आ सकता। टाइम टू टाइम हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए सर। एग्जैक्टली, दैट्स अमेजिंग। और कहीं ना कहीं आपने जो एक बात कहा कि गोल सेट करो और लग जाओ उस पर। जी सर। और आपने जो एक बात कहा कि 3 बजे तक आप लगातार पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है। जी सर। आप लगातार अपना गोल सेट करते रहते हैं और उसको अचीव करते रहते हैं, और उसको अचीव करने के लिए जिस हद तक जाने की ज़रूरत रहती है आप जाते हैं, राइट? जी सर। सर होता क्या था कि बच्चे जो मैं इस टाइम जो कवर कर रहा हूँ वो ओपन के स्टूडेंट होते हैं। DUSOL हो गया, NUS बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हो गया, प्लस IGNOU हो गया। इनके स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं सर। अब जॉब करने के बाद उनको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता पढ़ने का। तो एग्ज़ाम के टाइम हम एक मैराथन वीडियोस बनाते हैं जो कि लगभग 2 से 3 घंटे की होती है। अगर बच्चा सिर्फ वो 1 घंटे की या 2 घंटे की वीडियोस देख लेता है, पूरा क्वेश्चन भी उसी वीडियोस के अंदर से आता है, क्योंकि हम पूरे टॉपिक को एनालाइज करके बना रहे होते हैं। पहली बात तो ये, और इसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप देखोगे ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है, और उस सिलेबस को मुझे सिर्फ 1 से 2 दिन में ही कंप्लीट करवाना होता है। और ये सब स्टूडेंट्स का प्यार है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितनी बेनिफिट मिलती है हमारी वीडियोस से, और ये तो सब स्टूडेंट्स सब जानते हैं सर। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सर एक और सवाल है, आपकी वीडियोस को मैंने देखा, क्योंकि जब आपको इनवाइट कर रहे थे तो उससे पहले मैंने आपके कई सारे वीडियोस को देखा, उसको एसेस करा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि आप बड़े ही सिंपलिसिटी से आप लोगों को चीज़ों को समझा देते हैं। मतलब मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ईजिली समझा देते हैं। तो इसके पीछे कड़ी मेहनत लगती होगी, तो वीडियो बनाने से पहले की आपकी क्या तैयारी होती है उसके बारे में बताएं प्लीज़। सबसे पहले तो सर कि हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं, जो हमें टीचर मिले हैं बहुत माइंड ब्लोइंग टीचर थे वो भी। तो मुझे लगता था कि अपनी टीचर्स की तरह मैं भी बनूँ एक बार लाइफ के अंदर। पहली चीज़ तो ये सर। दूसरी बात यहाँ पे ये कि सिंपल चीज़ों को समझाना मुझे बहुत पसंद है। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ पे बच्चों को लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक को बनाने से पहले अगर 1 घंटे की वीडियो तो उसमें 4 घंटे दूँ कम से कम, और उसको इस तरीके से एनालाइज कर लूँ, और अपने अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट करता हूँ मैं कि किस तरीके से कौन सा एग्जाम्पल कब मुझे देना है, अब किस टाइम मुझे क्या बोलना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और ये चीज़ मैं इमेज के थ्रू काफ़ी यूज़ करता हूँ अपने स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, जिससे कि आपको टॉपिक समझ में आ जाती है। और इसके लिए 2 चीज़ मैं सबसे पहले करता हूँ। पहली चीज़, वीडियो के एडिटिंग के टाइम कुछ ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करना, और सेकंड थिंग, जब हम टॉपिक को तैयार कर रहे होते हैं तो टू द पॉइंट्स सारी चीज़ों को समझा देना एक बार में, फटाफट। टाइम बहुत कम होता है हमारे पास जब वीडियोज़ के अंदर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और एजुकेशनल चैनल है, कोई एंटरटेनमेंट है नहीं, बच्चा पूरा देखा उनको बढ़ा देगा फटाफट। तो हम कोशिश ये करते हैं कि एंगेजमेंट बने रहे, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बच्चा पूरी वीडियोस को देखे। और सर वो टाइम तो धमाकेदार आती है सर एजुकेशन चैनल पे। क्या बात है, इट्स एन अमेजिंग थिंग। अगर YouTube की बात करें तो YouTube आपको पुश करेगा, आपको हाईलाइट करेगा, आपको वायरल करेगा,
वो उसके पीछे का जो एल्गोरिदम उसका काम करता है कि आपके वीडियोस पे कितने अधिक वॉच टाइम आ रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि इनकी वीडियोस पे वॉच टाइम बहुत ही शानदार है, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। लेकिन सर आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपने जो कुछ भी बताया कि आप इतनी तैयारियां करते हो, इतने मेहनत करते हो, नो डाउट सामने जो हमारी ऑडियंस है वो भी सीखेंगे कि लाइफ में कुछ भी शुरू करे या ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहे तो उसके पीछे कड़ी मेहनत लगने वाली है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और है कि ये जो तपस्या हम करते हैं ना, इसका रिवॉर्ड भी हमें मिलता है। जो मैंने आपके यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शंस में देखा है, लोग इतने दिल से धन्यवाद करते हैं आपको, क्योंकि इतनी ईजी तरीके से चीज़ों को आप समझा दे रहे होते हैं, तो ये उनका फर्ज भी बनता है कि वो करे। तो ये जो कमेंट सेक्शन में इतने अधिक आपको पोलाइटली, इतने अधिक आपके लिए अप्रिशिएटिंग शब्द होते हैं, ये जब आप पढ़ते हो तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि एक वक्त ऐसा हुआ जरूर होगा जब आपने शुरू करा होगा तो लोग शायद आपको सुनना भी पसंद नहीं कर रहे होंगे, और आज इतनी पसंद किए जा रहे हैं आप, इसके बारे में मुझे बताएं प्लीज़। सर जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं 3 बजे तक रात को वीडियो शूट करता हूँ, वो इसी का नतीजा है कि लोगों को कमेंट्स पढ़कर जो मोटिवेशन मिलता है वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। क्योंकि बाहर का मोटिवेशन 2 दिन 4 दिन रह सकता है आपके, जो आपके अंदर से मोटिवेशन आता है धमाकेदार होता है, वो कई दिनों तक रहेगा आपके अंदर। और पहली बात तो ये कि सर आज इस टाइम जब हम प्रिपरेशन करते हैं या करवाते हैं, चाहे वो रात दिन लगे कुछ भी लगे, तो एक बार हम ये ज़रूर सोचते हैं कि जो हम ये कर रहे हैं इसका हमें आउटपुट मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो जब स्टार्टिंग जब मैंने भी की थी तो 70-80 व्यूज़ आया करते थे, 150-200 व्यूज़ आया करते थे। मन ऐसा मेरा कभी भी नहीं हुआ कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर अर्निंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। मेरा काम बिल्कुल ये था कि जो मुझे आता है वो मैं एक्सप्लोर करूँगा अपने आप को, लोगों को अपडेट करूँगा, मैं अपने नॉलेज को दिखाना चाहता था। बस देखते देखते लोगों ने खुद प्यार देना स्टार्ट कर दिया। बस 2 चीज़ ध्यान रखना, जो आपका कंटेंट होगा वो लोगों को पसंद आना चाहिए, और ये कंटेंट क्या होगा आपका, ये आप पे डिपेंड करता है कि मार्केट में आप क्या देखते हो ऐसा जो लोगों की नीड है, यानी कि जो लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रही हो आपकी वीडियो, और 100% आप भी छा जाओगे इस तरीके से। दैट्स अमेजिंग। जैसे सर ने बताया कि आप सबसे पहले मार्केट गैप आइडेंटिफाई करते हो, या फिर कोई ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम मार्केट में है जिसका सॉल्यूशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, आप वो सॉल्यूशन लेकर के आते हो और वो सॉल्यूशन यूनिक हो जाता है, जो लोग पसंद करने लग जाते हैं, तो आपके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा है, आपको लोग ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। एक और बात सर, आपके वीडियो में मैंने देखा है कि आपने कई बार कहा है कि वैसे बच्चे जिसने पढ़ाई नहीं करी है वो भी कैसे पास हो, तो ये टेक्निक क्या है? मतलब वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करे वो भी पास हो जाएंगे, मतलब व्हाट्स द टेक्निक, इसके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि सर हमारा जो इस टाइम लाइन चल रहा है वो तो ओपन का ही लाइन है सर। एग्जैक्टली। पर यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, जॉब कर रहे होते हैं, उनकी फाइनेंशियल दिक्कत होती है, घर की प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, जो वो कर रहे हैं वो करते रहे। अब क्या होता है कि एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले हम ऐसी वीडियोस डालते हैं जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो सिर्फ ये वाली वीडियोस देख ले तो पास हो जाएगा। और ये चीज़ आपको एज अ प्रूफ के तरीके से कमेंट्स बॉक्स में दिख जाएगा, और कमेंट बॉक्स पर भरा हुआ होता है कि बच्चे लगभग लाख बच्चे वीडियोस को देख कर जाते हैं। अभी इग्नू के एग्जाम चल रहे हैं, और इस एग्जाम्स के दौरान बच्चों के सारे जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं हमारी वीडियोस से आ जाते हैं, और इसके लिए हम पहले प्रिपेयर अपने आप को इस तरीके से कर लेते हैं, बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, और जो भी हम उनको वीडियोस दे रहे हैं उनके लिए वैल्यूबल होनी चाहिए, वो ये चीज़ करके हम वीडियोस को शूट करते हैं। दैट्स एन अमेजिंग थिंग, थैंक यू सो मच सर। मैंने देखा है आपको कि आप अपने चैनल पे मतलब हर तरीके के कंटेंट बनाते हैं। आप इंग्लिश भी पढ़ा लेते हैं, आप साइंस भी पढ़ा लेते हैं, आर्ट्स भी पढ़ा लेते हैं, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं आपने, मतलब सब कुछ पढ़ा लेते हैं। आप बिल्कुल एक वर्साटाइल टीचर हैं। ये कैसे कर पाते हैं? सर एक पैसन है मेरा ये, कि जो भी मेरे को टॉपिक दिख रहा हो क्यों ना उसको मैं समझाने की कोशिश करूँ। स्टार्टिंग तो मैंने क्लास 10 से करी थी, सोशल स्टडीज़ पढ़ाता था, 12th से करी, फिर ग्रेजुएशन को पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर MA तक को पढ़ा रहा हूँ मैं इस टाइम। और जो भी टॉपिक्स होता है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के, सबसे पहले उनको मैंने कवर किया, तो उनसे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं इन टॉपिक्स को ईजिली पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स को मैंने खुद से पढ़ा, जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं और भी ये पढ़ा सकता हूँ ये लोगों को, तो पहले पढ़ा फिर पढ़ाना सीखा। और इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना पहले मैंने कोशिश करी कि अगर ये इंटरेस्ट आएगा तो मैं लोगों को समझा भी पाऊँगा, क्योंकि जब तक मुझे नहीं समझ में आएगा मैं लोगों को नहीं समझा पाऊँगा। तो सर ये इंटरेस्ट का खेल है सिर्फ, कि मेरे को हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। दैट्स अमेजिंग। मतलब साफ सी बात है, हमें इतनी बात समझ में आ रही है कि आप अगर एक इंसान है, आप अगर एक ह्यूमन बीइंग है, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। आपको नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल कुछ भी सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर ने जो कही है कि आपको अगर कहीं पहुंचना है तो शुरुआत करनी होगी। जैसे सर आज
एमए तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करा था सर ने? 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ा करके। तो सर ने शुरुआत करा था बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से, लेकिन आज इस लेवल तक पहुंच पाए हैं, कहीं ना कहीं इनके शुरुआत करने का ही नतीजा है। तो चलिए सर, आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। नो डाउट यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं आपको सुन पा रहे हैं, वो आपके इस जर्नी से बिल्कुल प्रेरित हो रहे होंगे। लेकिन एक और बात है कि आप इतने अच्छे टीचर हैं, आप सब कुछ बहुत बढ़िया कर पाते हैं अपने ज़िंदगी में, क्योंकि आप लोगों को गाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली आप हमेशा मोटिवेटेड रहते ही होंगे। लेकिन लाइफ में कभी ना कभी कोई एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हम थोड़े डाउन फील करते हैं या किसी भी प्रकार के सजेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? किन्हीं से मेंटरिंग लेते हैं, किन्हीं से बात करते हैं, या फिर खुद से सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं? आपका क्या प्रोसेस होता है? देखो, इंसान है, वो प्रॉब्लम आना लाजमी है, और ये प्रॉब्लम हमारे पास भी आती है। और जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सोचता हूँ कि पहले खुद से सॉल्व कर लो उसको। मैं नहीं होता तो भाई से डिस्कस करता हूँ, वरना मेरे जो पूज्य पिताजी हैं मेरे, मैं उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। पापा ही मेरे उसको सोल्यूशन बताते हैं। पापा की मेरी एक मोटिवेशन लाइन हमेशा याद रहती है कि कोई भी दिक्कत हो रही हो, अरे हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ये ठीक, बस यही सोच के हम भी करते हैं कि हो जाएगा ठीक, क्या ही दिक्कत है ये। बस सर, ये पापा जी मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन। दैट्स गुड। ये एक सच में बहुत ही प्यारी और बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है कि जब भी आपके ज़िंदगी में किसी भी तरीके से ट्रबल्स आए, आप कहीं भी फंसे, तो आपको सीधे कहना है यस हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो आपका आत्मबल बढ़ता है और आप निसंदेह उस चीज़ को हासिल भी कर लेते हैं। सर, एक और बात आपसे करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपके यूट्यूब के वीडियोस के सेक्शंस में, कमेंट सेक्शन में देखा कि अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लेकिन कुछ मतलब जो बहुत ही रेयर है, लेकिन कुछ ऐसे भी कमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी वीडियोज़ को कम लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं या कुछ कह देते हैं, क्रिटिसाइज़ कर देते हैं आपको। तो उस मोमेंट पे आप कैसे डील करते हो? क्योंकि हम इंसान हैं और कुछ अगर कोई कह दे बुरा भला तो बुरा तो लगता है। आपके साथ क्या ऐसा होता है? आप क्या स्टेप्स लेते हैं उस समय? मेरा तो ये मानना है कि जो आपकी तारीफ कर रहा है उसकी भी सुनो, और जो आपकी क्रिटिसाइज कर रहा है पहले उसकी भी सुनो। आप इससे ये फर्क कर पाओगे कि आपके अंदर क्या बुराई है, क्या कमी है, उसको बेहतर कर सकते हो आप। तो जो भी क्रिटिसिज्म या कोई कमेंट्स में कोई ऐसी कमेंट्स आ भी जाते हैं, उससे मैं बिल्कुल हर्ट बिल्कुल नहीं होता भाई, उसको रिप्लाई करता हूँ। जो भी आपकी, जो मुझे आपने कमी बताई है, मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर। तो और हमेशा से कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो भी आपके सजेशन आते हैं, जो कमियां लोगों के द्वारा बताई जाती है, ये आपको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मतलब कि मददगार साबित होता है। क्योंकि आप एक रूम में बैठ के वीडियोस बना रहे हो, तो दुनिया आपकी वीडियोस को देख के नीचे कमेंट्स करती है, और यही आपके लिए ऑडियंस का एक बहुत बड़ा ओपिनियन होता है जो आपको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। सर, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सर, आप YouTube पे बहुत ही फेमस है, YouTube पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपका, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि YouTube पे सब कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही होती है सामने ऑडियंस को, लेकिन उसके पीछे बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। तो YouTube पे काम करते हुए आपके लाइफ में वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको आपको फेस करना पड़ता है? उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आप थोड़ा यहाँ जिक्र करेंगे। सर, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी, लगता है कि वो हर एक यूट्यूबर की प्रॉब्लम होगी। जी। अब नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है भाई, वीडियो कब अपलोड होगी, कंटेंट कौन सा होगा, कब एडिट करेंगे, कब टाइम से उसको अपलोड करेंगे, ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसको लेकर हम पहले क्या करते हैं कि पहले एक शेड्यूल बना लेते हैं अपना, कि आज इस दिन के अंदर हमें एक ये वीडियो बनानी है और इसको फाइनली अपलोड कर ही देना है हमें। तो आज हमारी टीम के अंदर सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ सर, आज लगभग 20 लोग मेरी टीम में काम करते हैं। फुल टाइम सर, हाँ फुल टाइम सर करते हैं, सैलरी पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो भी मैं हूँ, कहीं ना कहीं टीम का बहुत बड़ा उसके अंदर हाथ है सर। स्टार्टिंग एक लोग से ही किया था हमने भी, और सेम जब मैं कोई कंटेंट अपलोड कर रहा होता हूँ तो उसके बैकएंड में काफ़ी कॉलिंग के लिए स्टूडेंट्स की कोई क्वेरीज आ रही है, कोई ऑनलाइन क्लास में बच्चा ज्वाइन हो रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, तो इसके लिए हमने पूरी टीम बना रखी है। तो इसके लिए मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, ये पूरी क्रेडिट मेरी पूरी टीम को जाती है सर, सबसे पहले तो। और सेकंड थिंग यहाँ पे है कि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी जो मैनेज करना होता है उसको मैनेज करना, फिर ऑनलाइन मैनेज करना सर थोड़ा चैलेंज होता है। बट जितना टाइम आप पे है, आप सभी के पास, उतना ही मेरे पास भी है, तो मैनेज कर लेते हैं। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात कहा सर आपने कि 24 घंटे ही हर किसी को मिले हैं, और इसी 24 घंटे में काम करके, मेहनत करके हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, हमें सपनों के करीब जाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कितने अधिक डेडिकेटेड हैं अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपने काम को लेकर के। निसंदेह अगर डेडिकेशन लेवल हमारा हाई होगा तो हम अपने सपनों को बहुत ही तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ मेहनत करके हासिल कर ही लेंगे। जैसा सर ने कहा कि शुरुआती दौर में सर अकेले थे, लेकिन आज लगभग 20 लोगों की टीम सर के अंडर काम कर रही है, और जो इनके लिए काम कर रही है। जरा समझिएगा कि एक इंसान, एक लड़का जो महज 23 साल का है, आज
खुद नौकरी लेने के लिए नहीं दौड़ रहा, बल्कि कम से कम 20 लोगों को एम्प्लॉय कर चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर मैं आपसे वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग जानना चाहूंगा कि एक लड़का जो जॉब के लिए दौड़ रहा है और आज 30-35 साल की उम्र तक जाने के बावजूद भी वो जॉब के लिए ही दौड़ रहा है। शुरुआती दौर में वो सोचता है कि मेरा IIT होगा, नीट होगा, उसके बाद फिर सोचता है कि चलो यार ये नहीं हुआ तो जनरल कंपटीशन ही कर लेते हैं, फिर सोचता है ये नहीं हुआ तो UPSC की प्लानिंग कर लेते हैं, फिर ये नहीं हुआ तो चलो यार नेट JRF दे लेते हैं, और फिर फाइनली लैंड करते हैं आप जो ये IGNOU और NIOS वगैरह की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे आकर के। तो आज उधर उनका स्ट्रगल अभी जारी है और आप महज 23 साल की उम्र में आज कम से कम 20 लोगों को एम्प्लॉय कर चुके हैं। ये कैसी फीलिंग है, आपको कैसा लगता है? सर सबसे पहले तो बहुत एक लगता है कि मेरे चाचा जी भी कहा करते थे कि जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनना है आपको। पहली चीज़ तो ये था सर, लेकिन मुझे पैशन पे फॉलो करना था उसको। पैशन मेरा दोनों एक हो चुका है इस टाइम। तो सर पैशन मेरे को अपना एक्सप्लोर करना था, और इसी को लेकर जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में चैलेंजेस तो आए थे, वो नो डाउट इसके अंदर भी। प्लस आज इस टाइम ये मेरे मोटिवेशन का काम करता है सर। जिस दिन मैं वीडियोज़ ना बनाऊँ तो लगता है कि मैंने आज कुछ किया नहीं लाइफ के अंदर। खाना खाऊं ना खाऊं चलेगा, बट वीडियोस ना बनाऊं, अपलोड ना करूं, मजा नहीं आता था लाइफ के अंदर। क्या बात उस दिन सर नींद नहीं आती मुझे, तो सच बताऊं। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। मतलब जब आप अपने काम को काम नहीं समझते बल्कि उसे जीने लग जाते हैं, जब आप अपने काम को अपने लाइफ में इस कदर शामिल कर लेते हैं कि वो आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, जब आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में तब्दील कर देते हैं, तो यही होता है जो सर के साथ होता है। मतलब जब हम काम नहीं करते हैं तब मुझे अंदर से अजीब सा फील होता है, जब हम काम नहीं करते तब मुझे भीतर से लगते रहता है यार कुछ तो कम है, कुछ तो और करने की आवश्यकता है। ऐसा सर ने कहा, ये वाकई काबिले तारीफ है। और आज सर अगर इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं, इस मुकाम पे हैं, तो कहीं ना कहीं इस फीलिंग, इस एक्सपीरियंस, इस मेहनत, इस डेडिकेशन का परिणाम है। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग आवर पीपल। नो डाउट आपकी ये जो लाइफ जर्नी है, जो एक्सपीरियंसेस है, लोगों को बहुत ही अधिक इंस्पायर कर रही है। लेकिन एक और बात, क्योंकि अभी जो वीडियोस हमारी देख रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा होगा कि जो लर्निंग्स हमारे पास है वो मैं भी शेयर करूं, तो कैसे, ये रास्ता क्या है? यूट्यूब पे जब आपने शुरू करा था तो आपने क्या क्या स्टेप्स लिए थे? क्या शुरुआती दौर में एडिटिंग का काम आप खुद करते थे, चैनल आपने खुद बनाया था? इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं। कि सबसे पहले तो ये बात है कि आपके पास टैलेंट है तो उसको दिखाइए ज़रूर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। प्लस अपने आप जो टैलेंट है क्यों अपने अंदर रखना, सबसे पहली बात तो यही है। अगर आप उसको अपने एरिया के अंदर दिखा रहे हो तो सोशल मीडिया आपको दुनिया भर में पहुंचा देगा। ये तो पहली चीज़ तो ये है सर। तो सोशल मीडिया को तो आपको पता है पावर बहुत ज़्यादा होती है इसकी। और आज इस टाइम जब रेवोल्यूशन आ चुकी है, क्रांति आ चुकी है आज तो। और चाहेंगे देंगे कि आप स्टार्ट कैसे करो। देखो स्टार्ट की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग जब मैंने करी थी तो उस टाइम सबसे पहले जो हमारा तो लैंग्वेज को टीचिंग का था ना सर, एडिटिंग का नॉलेज ना कोई इतना, मतलब कि प्रोफेशनल हम ना कैमरा वगैरह कुछ था नहीं, तो आप बिल्कुल कर नहीं पाते थे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ट्राइपॉड भी नहीं हुआ करता था। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम करण है, वो सर सामने बैठा हुआ है। उसने क्या किया कि फ़ोन से ही मतलब कि खड़े होकर वीडियोस को अपलोड किया, हम शूट किया करते थे। और चाहे वीडियो 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, वो फ़ोन पे खड़े होकर ही बिल्कुल शूट किया करता था। और मैं सर वाइट बोर्ड पे पढ़ाई करता था। स्टार्टिंग में सर वाइट बोर्ड भी नहीं था, गरीबी की हालत बहुत ज़्यादा थी सर। और जो हमारा जो गेट हुआ करता था उस पर चौक से लिखा करता था। तो वो चीज़ करते करते देखते देखते जब लोगों ने प्यार दिया तो फर्स्ट जो इनकम आई उससे मैंने एक अच्छा सा फ़ोन खरीद लिया। और उस फ़ोन खरीदने के बाद थोड़ी सी और क्वालिटी इंक्रीज़ हुई। उसके बाद मैंने क्वालिटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया और आगे चल के जैसे अब तो DSLR से शुरू दैट्स अमेजिंग। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सर ने बताया कि जब सर ने शुरू करा था उस वक्त सर के पास एक वाइट बोर्ड भी नहीं हुआ करता था। मतलब आप सीधे शब्दों में समझे कि इन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करा, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करा। इनके पास एक सिंपल फ़ोन हुआ करता था, वो भी इनके दोस्त होल्ड करके रखते थे और पूरे वीडियो को शूट करते थे। जरा समझिए कि शुरुआती दौर में इनके पास एक ट्राइपॉड भी नहीं हुआ करता था। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास शिकायतें होती हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम कैसे शुरू करें, मेरे पास तो नहीं है रिसोर्सेज। लेकिन आपके पास फोन होता है, आपके पास एक बेसिक नेसेसिटीज जिसको कह सकते हैं वो जरूर होता है। आप उसका इस्तेमाल करके अगर आप कंटेंट बनाना शुरू करें, शुरुआत करना सबसे जरूरी है, राइट सर? अगर आप शुरुआत कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप जिस लक्ष्य को, जहां तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं, जो ख्वाहिशें रखते हैं, वहां तक किसी ना किसी तरीके से आप
पहुंच ही जाते हैं, है ना सर। लास्ट में बस इतना पूछेंगे आपसे कि ये जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के लिए आपका कोई स्पेसिफिक गाइडेंस? सबसे पहले तो ये है कि आज क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और हम जब भी फ़ोन छेड़ने लग जाते हैं तो घंटे बीत जाते हैं उसके ऊपर। तो पहले तो ये मत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत पछतावा हो कि उस टाइम में अगर ये कर लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। तो इस टाइम को आपको ना देखना पड़े तो पहले से सोच के चलिए। आपका जो गोल है वो स्टार्टिंग में सेट कीजिए। हमारे सबसे बड़े जो मोटिवेशन होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे घर की सिचुएशन होती है। आप पहले उनसे सीखिए, जो आपकी पेरेंट्स ने जो स्ट्रगल किया है आपको वो ना करना पड़े, आप उनको बेहतर दे सको और आपके इन फ्यूचर जब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, आपके भी लाइफ कुछ हो सके। तो ये चीज़ आपको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। और मेरे सर एक आदत मेरी है कि मैं कल की बहुत सोचता हूँ, कल की बहुत सोचता हूँ सर। अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका कल का इम्पैक्ट होने वाला है मेरे लाइफ के अंदर, तो मैं पहले इसको सोच के वो काम कर रहा हूँ। क्या बात है। मुझे आज जो वीडियोस बनानी है, जब मैंने स्टार्टिंग की है तो इसलिए मैं पहले सीबीएसई की वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारे मार्केटिंग चैलेंज वगैरह थे। तो मैंने सोचा पहले उनका हो जाता हूँ, जैसे कि कोई जिनका है नहीं, इसलिए मैंने ओपन के अंदर मैंने अपना। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। जैसा आपने बोला कि कल के बारे में मैं बहुत अधिक सोचता हूँ। जहाँ तक हर कोई आज लोगों को सिखा रहा है कल की मत सोचो, जो करना है सब आज में करो, लेकिन कल के बारे में बिना सोचे आज जो कुछ आप कर रहे होगे उसके सही होने के चांसेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाएगी। जैसे सर ने बोला कि कल के बारे में सोचता हूँ कि मैं जो आज कर रहा हूँ इसका इम्पैक्ट कल होने वाला क्या है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद की रिजल्ट्स देखते हैं। अब सर ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे ये करना है, तो ये करने के बाद जो की रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं कल, वो क्या होने वाले हैं ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब इनको ये पता चल जाता है तो निस्संदेह इनका मोटिवेशन लेवल भी और अधिक हाई हो जाता है। यही आप भी करेंगे तो विश्वास मानिए आपका भी मोटिवेशन लेवल हाई होगा और आप जो कुछ भी कर रहे होंगे उसको और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हासिल कर पाएंगे। लास्ट में एक और सवाल सर आपसे, जो सब लोग एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, क्योंकि जब आपने शुरुआत करा आपको एक बात कहे कि आपके पिताजी एक ऑटो ड्राइवर हैं और उस जर्नी को आप यहाँ तक लेके पहुँचे हैं। आज लाखों सब्सक्राइबर्स हैं आपके यूट्यूब पे, आप लोगों के मेंटोर कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो सब सही है। लेकिन पैसे की बात थोड़ा जानना चाहेंगे लोग कि आपकी कितनी कमाई हो जाती है अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो महीने का? सर जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो उस टाइम तो 7,000 रुपये 8,000 रुपये महीने का मिल जाता था, लगता था कि बहुत है हमारे लिए। तो क्या बात है। लेकिन सर आज इस टाइम टीम भी काफ़ी है, लगभग सर महीने की लगभग 5 लाख रुपए के आसपास हमारी हो जाती है इस टाइम। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। मतलब आप 20 लोगों को सैलरी भी देते हो, अपना भी खर्चा चलाते हो, घर परिवार भी चलाते हो। दैट्स एन अमेजिंग, इट्स इनक्रेडिबल कि आप जीरो से शुरू करके 5 लाख रुपए महीने तक के सफ़र पे पहुंचे हैं। ये सच में काबिल तारीफ है। सर एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप यूट्यूब चैनल पे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, ऑफलाइन टीचिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप और कुछ करते हैं? सर अभी तो मैं सिर्फ फुल टाइम यूट्यूब ही देता हूँ, बाकी जो हमारी स्टडी है वो करते हैं सर। स्टडी में क्या? सर स्टडी में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस टाइम, और नेक्स्ट ईयर सर मेरा अटेम्प्ट है। मतलब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं? दैट्स अमेजिंग। मतलब आप 5 लाख रुपए महीने तक पहुंच भी चुके हैं, उसके बाद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जब उनसे पूछते हैं कि क्यों कर रहे हैं तो उनका कहना होता है कि लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी, हमारा वो अचीवमेंट कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा, कहीं ना कहीं समाज में अपना एक स्टेटस होगा, ये वाली फीलिंग होती है, एक अच्छी खासी अर्निंग होगी, सिक्योर जॉब होगा, ये वाली फीलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे सर कह रहे हैं कि मैं उस लेवल पे हूँ जहाँ मेरा एक स्टेटस है, जहाँ पे लोग मुझे चाहते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जहाँ पे मैं अच्छा कमा पा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैंने अपनी जर्नी यूपीएससी के साथ भी शुरू करने का भी प्लान कर रखा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अब आप जब यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, विश्वास मानिए आप कहीं ना कहीं इस देश को कुछ देने के लिए आएंगे और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होगी। सर एक और चीज़, अभी जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो आपके मित्र आए हुए तो उन्होंने बताया कि आप वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह भी कर लेते हैं। जी सर, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जब कोई टीचर यूट्यूबर बन जाता है तो उसको प्रॉब्लम बहुत आती है। इतना ज्ञान होता नहीं है कि एडिटिंग कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, कटिंग कैसे करना है। तो सर हमको भी यही प्रॉब्लम थी। तो स्टार्टिंग में सब कुछ तो नहीं पता था, बट यूट्यूब पे तो पूरा समुंदर है सर, जो मर्जी सीख सकते हो यूट्यूब से। तो मैंने भी कैसे एडिटिंग करनी है, वेबसाइट कैसे करना है, सब कुछ यूट्यूब से सीखता गया। और देखते देखते सर आज मैं खुद ऐप खुद का बना लेता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग खुद कर लेता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन भी खुद से बना लेते हो, दैट्स अमेजिंग। सर वेब डिजाइनिंग खुद कर लेता हूँ सर, एडिटिंग आज भी मैं खुद ही करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, क्योंकि जो शूट कर रहा है बंदा उसको पता है कि उसने कहाँ पे कटिंग कर रखी है, कहाँ पे उसकी गलती है। एग्जैक्टली। तो मैं खुद एडिटिंग कर लेता हूँ अपनी वीडियोस को, तो ये सारे काम मैं खुद करता हूँ। प्लस दैट्स अमेजिंग।
मतलब सही मायने में अगर आपसे मैं कुछ कहना चाहूँ तो बस इतना ही कहूँगा कि YouTube के ज़माने में अगर आप कहेंगे कि मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले कि हम अपने लर्निंग्स को अपग्रेड कर सके, अपने आप को बेहतर बना सके, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आज आपके पास सब कुछ है। यूनिवर्सिटी, यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है, ये समुंदर है ज्ञान का। आप इसमें डुबकी लगाइए और जो चाहिए वो निकाल के ले आइए। एक्सक्यूजेज मत दीजिए कि आपको सही रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, सही फैकल्टीज नहीं मिल रहे, सही लोग नहीं मिल रहे हैं जो आपकी मेंटरिंग सही से कर सके। जैसा मनीष सर ने कहा, एक नॉर्मल सा लड़का, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? आपने बीटेक वगैरह कर रखा है? नहीं सर, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज से। मैं ह्यूमैनिटीज से, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट है और उसके बावजूद ये अभी फिलहाल वेबसाइट डिजाइनिंग कर लेते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह कर लेते हैं। मतलब सच में ये काबिले तारीफ है। यूट्यूब पे लाखों फॉलोवर्स हैं, 3-3 चैनल्स हैं। मतलब ये सब कुछ को अगर सही मायने में एक शब्द में कहा जाए तो मनीष सर एक पावर हाउस है। मनीष सर वर्सटाइल है। मनीष सर सच में आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आप इनसे सीखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। इनके द्वारा बताई गई सारी लर्निंग्स को एक एक करके अपने जिंदगी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नॉलेज इज नॉट द पावर, द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज इज द पावर। जैसे सर ने आपको सब कुछ बता दिया, आप सब कुछ समझ गए कि 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे का यूटिलाइज करना है, लेकिन आप बस ये सोचते रहे तो वही मुंगेरी लाल वाला हाल होगा कि बस मैं अमीर बन जाऊंगा, बन जाऊंगा, बन जाऊंगा, बोलते रह जाएंगे, लेकिन जिंदगी में कभी भी अमीरी आपके कदमों में भी नहीं आएगी। तो चलिए आज के इस एपिसोड को फिनिश करने से पहले एक बार फिर से मनीष सर की तरफ हम रुख करेंगे और सर से जानना चाहेंगे कि अगर सर का कोई फाइनल मैसेज हो आप सबके लिए तो सर प्लीज। मुझे एंड में सिर्फ एक ही बात कहना है कि आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आग सीने में लगी होनी चाहिए। आप अपने आप ही वो काम कर लोगे आप, और आउटकम भी उसका मिलेगा, बट लेट जरूर मिलेगा। कोशिश करना कि जो कंसिस्टेंसी वो बरकरार रखना अपनी आप। इसके साथ धन्यवाद आपका। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। देर सवेर आपको रिजल्ट मिलना तय है अगर आप लगे रहेंगे तो। लगे रहना जरूरी है, दैट इज द मेन थिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आज के इस एपिसोड में यहीं पे विदा लेंगे।